हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अडर 24/7 नीड। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। समय कम है, जल्दी से बात करना शुरू करते हैं। 5 से 6 दिन है आपके पास। हर दिन हम अगर टफ चैप्टर को 30 मिनट्स में कंप्लीट कर देंगे तो हम ये मानिए कि हम बहुत सारी चीजों को एक साथ रिवाइज कर सकते हैं। आज का एजेंडा ये है कि आधे घंटे में हम पूरा एवोल्यूशन रिवाइज करें। चलिए शुरू करते हैं। जो जो चीजें आपको याद रखनी है, सबसे पहले यूनिवर्स का जो ओरिजिन हुआ है वो हुआ है करीब 20 बिलियन ईयर अगो। कब हुआ है बेटा जी? 20 बिलियन ईयर अगो। और ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये डेट आती है। और यूनिवर्स का ओरिजिन आप लोगों को पता है, बिग बैंग थ्योरी से बिग एक्सप्लोजन हुआ, वहां से चीजें जो है इधर उधर गिरी। उसके बाद क्या हुआ? चीजें ठंडी हुई तो गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। और अर्थ भी एक गैलेक्सी का ही पार्ट है, विच इज आकाशगंगा, ठीक है। उसके बाद भाई ऐसा है कि आपकी जो अर्थ का जो ओरिजिन हुआ है वो है 4.5 बिलियन ईयर अगो। तो आपको दो डेट्स इसमें याद रखनी है। 20 बिलियन ईयर अगो हुआ है यूनिवर्स का, और उसके बाद 4.5 बिलियन ईयर अगो हुआ है अर्थ का। रीजन क्या है? एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन से चीजें जो है, जो भी कोई भी एक, हम कहते हैं कि एक मास था, उस पर एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन से चीजें फैली दूर दूर गई। दूर दूर जब गई तो वो ठंडी हुई। ठंडी होकर जो लाइटर गैसेस थी वो जाके सेंटर पे कलेक्ट हुई और गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें अर्थ एक गैलेक्सी का ही पार्ट है, ठीक है। उसके बाद अर्थ में बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, जिससे हॉट मोल्टेन लावा निकल रहा था। ये लावा जो है धीरे धीरे ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद जो है यहाँ पे अर्थ में डिप्रेशन बने क्योंकि अर्थ पहले फ्लैट नहीं थी। डिप्रेशन बने, उसके बाद आपका जो वाटर था वो कैसा था? वाटर वेपर के फॉर्म में था, क्योंकि अर्थ इतनी गर्म थी तो वेपर बन के उड़ जाता था। उसके बाद धीरे धीरे अर्थ जो है वो ठंडी हुई। पहले जो आपका अर्थ था वो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, क्योंकि जो यूवी रेडिएशन आती थी सन से वो वाटर को मतलब काट डालती थी, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग हो जाते थे। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि पहले अर्थ में ऑक्सीजन था ही नहीं, ठीक है। फ्री ऑक्सीजन तो था ही नहीं, इधर उधर कंबाइंड फॉर्म में मिलता था, ठीक है। उसके बाद समय के साथ जो है चीजें बदली। उसके बाद आपका जो अर्थ डिप्रेशन वाला अर्थ था उसमें पानी भरा। उसके बाद आपके अर्थ के कोर में बहुत सारे ऐसे मिनरल थे जो उस पानी में घुले और कॉम्प्लेक्स चीजों का फॉर्मेशन हुआ। वो हम ओपेरियन एंड हल्डानी में समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अलग अलग अर्थ के ये कहती हूं मैं कि अर्थ के इवोल्यूशन में अलग अलग टाइप की जो है तो थ्योरी लोग दिए हैं। अर्थ के इवोल्यूशन में अर्थ में लाइफ कब आई उसके आधार पे लोग अलग अलग टाइप की थ्योरी देखते हैं। सबसे पहली जो थ्योरी है वो है आपकी स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी। स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी फादर सुरेश ने दी थी। उन्होंने बोला कि कोई इवोल्यूशन हुआ नहीं बेटा, जैसा जो था वैसा ही हुआ है, ठीक है। हमें जैसे पैदा आज है वैसे ही हमेशा से थे, पर ऐसा होता नहीं आप लोगों को। तो ये थ्योरी जो है स्पेशली रिजेक्ट की गई। भाई उनका कहना था कि 6 दिन में इंसान का जन्म हुआ, 6 दिन में पूरा इंसान बन जाता है। उसके बाद आती है भाई आपकी कौन सी थ्योरी? उसके बाद आपकी थ्योरी आती है कॉस्मोजोइक थ्योरी, पैनस्पर्मिया थ्योरी। कॉस्मोजोइक थ्योरी या पैनस्पर्मिया थ्योरी ये कहती है कि भाई लाइफ जैसे अर्थ बनी तो किसी दूसरे प्लैनेट से कोई स्पोर गिरा और स्पोर में लाइफ थी। हम ऐसा मानते हैं, आज भी लोग जो एस्ट्रोनॉट्स लोग रहते हैं वो ये मानते हैं कि लाइफ ऐसे ही आई होगी, क्योंकि स्पोर में क्या रहा होगा, डीएनए आरएनए वो डिवाइड हो गया और इस तरीके से एक सेल का फॉर्मेशन हुआ। फिर उसके बाद आई कि थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, ठीक है। 3rd नंबर की थ्योरी है थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस ये कहती है कि भाई लाइफ जो है वो नॉन लिविंग चीजों से बनती है। लाइफ रैंडमली स्पॉन्टेनियस अपने आप कभी भी बन जाती है, ठीक है। अगर आप पसीने से लथपथ शर्ट को किसी भूसे में रख देंगे तो चूहे का जन्म हो जाएगा। पर ये थ्योरी जो है हाईली रिजेक्ट की गई फ्रांसिस्को रेड्डी, लेज़रो स्प्लैंजनी और लुइस पास्चर के द्वारा। लुइस पास्चर ने आपके एक हीट किल्ड ईस्ट और एक फ्री ईस्ट, मतलब विदाउट हीट किल्ड ईस्ट को रखा। अब जिस पर एयर पहुंच पा रही थी उस पर ग्रोथ हुई, जिस पर एयर नहीं पहुंच पा रही थी उस पर ग्रोथ नहीं हुई ईस्ट की, जो ये बताती कि लाइफ स्पॉन्टेनियसली नहीं आती, लाइफ हमेशा प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है। इसके एक्सपेरिमेंट आपको नहीं दिए गए हैं, पर याद रखना कि लुइस पास्चर का एक्सपेरिमेंट स्वान नेक वाले बॉटल पे था, ठीक है। अगला हम बात करते हैं। अब देखो तो इसके बाद इसको रिजेक्ट किसने किया? 3 साइंटिस्ट ने, और उन्होंने दी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस की जो लाइफ होती है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है। उसके बाद आती है भाई आपकी थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म हमको ये कहती है प्राकृतिक आपदा की थ्योरी। कैटास्ट्रोफिज्म ये कहती है कि पहले धरती में पूरा प्रलय आ गया, खत्म हो गई, उसके बाद उस पर लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये हाईली रिजेक्टेड थ्योरीज हैं। उसके बाद आती है केमिकल थ्योरी। केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ये कहती है कि जो लाइफ होती है वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से आती है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से आती है, और इसे दिया था ओपेरिन जो कि एक रशियन बायोलॉजिस्ट थे, और हेल्डेन जो कि ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है ये देखिए। ओपेरिन हेल्डानी का ये कहना है कि जो अर्थ का टेम्परेचर था वो हाई टेम्परेचर था, मतलब 800 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास था, ठीक है।
ओके यहाँ पर वाटर वेपर के फॉर्म में था, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन था। अर्थ का पहला एनवायरनमेंट कैसा था? हाईली रिड्यूसिंग। ये भी बात आपको याद रखनी क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपके अर्थ में था सिंपल फॉर्म में एटम्स थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सब कुछ सिंपल फॉर्म में था। जब ये वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करे ये एलिमेंट्स, तो इन्होंने क्या बनाए? कार्बाइड्स बनाए, नाइट्राइड्स बनाए, ये सारी चीजें बनाई। मीथेन, अमोनिया, ध्यान से सुनिएगा, मीथेन एंड अमोनिया जब पानी के साथ रिएक्ट किए, ध्यान समझिए, मीथेन एंड अमोनिया जब पानी के साथ रिएक्ट किए, ठीक है, तो उन्होंने कार्बाइड्स, नाइट्राइड्स से सारी चीजें बनाई। उसके बाद कार्बाइड्स एंड नाइट्राइड्स से आगे चलकर जब चीजें और ठंडी हुई तो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि शुगर, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस। उसके बाद थोड़ी और अर्थ ठंडी हुई तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अच्छा, इसको प्रूव किसने किया है बेटा? ये भी ध्यान से समझिएगा। इसको प्रूव किया है भाई सबसे पहले आपके स्टैनले मिलर और हेराल्ड यूरे ने। ठीक है, स्टैनले मिलर एंड हेराल्ड यूरे ने, इन्होंने अपने लैब में पूरा ऐसा ही सेटअप रखा जैसे ओपेरिन एंड हेल्डानी की हाइपोथेसिस थी। ओपेरिन एंड हेल्डानी ने हाइपोथेसिस दी है बेटा, थ्योरी दी है। उसको प्रूफ किसने किया है? स्टैनले मिलर और हेराल्ड यूरे ने किया। उन्होंने लिया है मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन 2:1:2 में। ठीक है, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया? अगर आप इसकी इमेज देखें, वी हैव इमेज, चलो देख लेते हैं इसकी इमेज। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया? इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ नहीं किया, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को 2:1:2 में लिया और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल स्पार्क गुजारी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जनरेट किया और इलेक्ट्रिकल स्पार्क से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। ठीक है, उसके बाद इन्होंने चीजों को ठंडा किया। ठंडा करने के बाद यहाँ पर उनको रेड कलर का एक सूपी चीज मिला और उसमें बाद में उन्होंने देखा कि ये क्या चीज है भाई, ये क्या चीज है। देखो इन्होंने क्या किया है, ये देखो इन्होंने क्या किया है, ये हॉट वाटर दे रहे हैं, वाटर को यहाँ से लेके जा रहे हैं, देखो यहाँ से वाटर वेपर जा रही है, वाटर वेपर मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन लिया है, इलेक्ट्रिकल स्पार्क गुजारी, यहाँ पे चीजें ठंडी हुई, यहाँ पर उनको रेड कलर की कोई चीज मिली। तो वो रेड कलर की चीज, रेड क्या होती है? आग होती है। तो उनको क्या मिला? आग। आग मिला स्टैनले मिलर और हेराल्ड यूरे को। क्या क्या लिया इन्होंने? वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, रेशियो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इन्होंने सबको रखा, उसके बाद उसमें टेम्परेचर कितना? 800 डिग्री सेंटीग्रेड, इलेक्ट्रिकल स्पार्क गुजारी ताकि एनर्जी मिलती रहे, ताकि चीजें, देखो एनर्जी चाहिए, हम कोई भी चीज बनाते हैं इवोल्यूशन में, हमको एनर्जी चाहिए। तो प्रिमिटिव अर्थ में एनर्जी कैसे मिलती थी बच्चों? प्रिमिटिव अर्थ में एनर्जी मिलती थी इलेक्ट्रिकल स्पार्क से एनर्जी मिलती थी। तो यहाँ पे भी हमने इलेक्ट्रिकल मतलब बिजली की कड़कने से मिलती थी, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल स्पार्क दे दिया। उसके बाद हम लोगों को क्या मिला? हमको मिले सिंपल अमाइनो एसिड विच इज द एलानिन, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लाइसिन। यहाँ पर हम रेशियो चेंज करते जाएंगे तो यहाँ पर अलग अलग चीजें भी हमको मिलती जाएंगी, छोटे छोटे बायोमोलिक्यूल्स भी मिलते जाएंगे, छोटे छोटे आपका जैसे कि यहाँ पे शुगर मिलती जाएगी, आपको अमाइनो एसिड मिला, इसी तरीके से छोटे छोटे चीजें आपको मिलते जाएंगी। तो यहाँ से ये समझ में आया कि जी हाँ, ओपेरिन एंड हेल्डाने जो बोल रहे थे कि प्रिमिटिव अर्थ का जो डेवलपमेंट हुआ है वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए नाउ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करते हैं। उसके बाद ये प्रूफ हो गया कि लाइफ जो है वो नॉन लिविंग चीजों से आती है। अब याद करते हैं कि भाई एक सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ कब आई है भाई? 3 बिलियन ईयर अगो। अर्थ कब आई है? 4.5 बिलियन ईयर अगो। फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ मतलब प्रॉपर सेल नहीं थी वो आई 3.5 बिलियन ईयर अगो। मैक्रोमोलिक्यूल जो हमने बनाए हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड एग्रीगेट होकर प्रोटीन बनाएगा, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एग्रीगेट होकर फैट्स बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपका न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन होकर न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट मॉलिक्यूलर एग्रीगेट, अभी कुछ सेल नहीं बनी है, इसे हम कहते हैं प्रोटोबायोंट। प्रोटोबायोंट जो है वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता। ठीक है, और इस प्रोटोबायोंट को हम जो जिसमें रेप्लिकेशन का पावर नहीं है, अभी जिस एग्रीगेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल बना हुआ है ठंडा चीजें होने की वजह से, और इसे हम कभी भी रेप्लिकेट नहीं करा सकते क्योंकि अभी डीएनए नहीं घुसा है इसके अंदर। ठीक है, तो हम चीजें बना लेते हैं, प्रोटीन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का क्लस्टर बना लिया, पर इसमें अभी डीएनए नहीं आया है तो रेप्लिकेट नहीं हो सकता। इसे हम कहते हैं प्रोटोबायोंट। ठीक है, प्रोटोबायोंट जो होता है, बायोपेरिन प्रोटोबायोंट नहीं बताया क्योंकि प्रोटोबायोंट जो होता है उसमें लिपिड की मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, इसी प्रोटोबायोंट को भाई दो लोगों ने, देखो भाई इसी प्रोटोबायोंट को हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो पहला प्रोटोबायोंट किसने सिंथेसाइज किया है? ओपेरिन ने सिंथेसाइज किया है। इन्होंने बताया कि जो एग्रीगेट है वो प्रोटीन का है और कार्बोहाइड्रेट का, उसके ऊपर लिपिड की मेम्ब्रेन नहीं है। अब आपको पता है कि कोई भी सेल, उसके ऊपर लिपिड की मेम्ब्रेन होनी जरूरी है। अगर लिपिड की मेम्ब्रेन नहीं है तो क्या वो सेल है? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसे हम कहते हैं कोएसरवेट। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ओपेरिन ने क्या बताया? कोएसरवेट बताया, विच इज द एग्रीगेशन ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल विदाउट द लिपिड मेम्ब्रेन। ऐसा ही एक प्रोटोबायोंट सिडनी फॉक्स ने बनाया जिसमें इन्होंने प्रोटीन का क्लस्टर लिया पर विद लिपिड कोट दिया था इन्होंने, इसे कहते हैं माइक्रोस्फीयर। प्रोटीन विद लिपिड कोट माइक्रोस्फीयर, पर फिर भी ये डिवाइड नहीं कर सकते थे। ओनली कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन विदाउट लिपिड मेम्ब्रेन, दिस इज द कोएसरवेट। डन है। उसके बाद
उसके बाद जब इसी चीज में प्रोटोबायोंट में क्या आ जाएगा, न्यूक्लिक एसिड आ जाएगा, तो वहां पर वो एक लिविंग सेल की तरह कंसिडर की जाने लगेगी। और पहली जो हमारी लिविंग सेल थी वो प्रोकैरियोट थी। प्रोकैरियोट में भी पहली कौन सी थी, कीमो जो है कौन सी थी, कीमो हेट्रोट्रॉफ, फिर थी कीमो ऑटोट्रॉफ और फिर थी फोटो ऑटोट्रॉफ। पहले एनवायरनमेंट में खूब सारा केमिकल था बच्चों, तो जो ऑर्गेनिज्म थे वो बाहर के केमिकल को यूटिलाइज कर लेते थे और डायरेक्ट यूटिलाइज कर लेते थे, कोई मेहनत नहीं। बाद में समझ में आया कि केमिकल खत्म हो गया तो ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को डेवलप किया और वो कीमो ऑटोट्रॉफ में कन्वर्ट हो गया। अब वो केमिकल को लेता था पर अपने जरूरत के हिसाब से केमिकल को कन्वर्ट करके यूज करता था। उसके बाद आए कौन, कीमो हेट्रोट्रॉफ, फिर कीमो ऑटोट्रॉफ, उसके बाद आए फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ्स में सबसे पहला फोटो ऑटोट्रॉफ कौन है बेटा, साइनोबैक्टीरिया, जिसने ऑक्सीजन निकाला, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन रिवोल्यूशन। उसके बाद भाई हमारे पास क्या आई, फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल आई विच इज अ 1.5 बिलियन ईयर अगो। आपको ईयर याद होने चाहिए, यूनिवर्स 20, अर्थ 4.5, फर्स्ट नॉन सेल्यूलर लाइफ 3 बिलियन और फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल 1.5 बिलियन ईयर अगो आई। ठीक है, चलिए आ जाइए, डन हो गई। आई होप दिस इज डन टू यू एवरीबॉडी। ठीक है, थ्योरीज वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हुए ध्यान से देखते जाइएगा तो सब समझ में आएगा, नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, ओके डन है। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट बच्चों जी, नाउ वी आर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया माइंड में बट इट इज ओके। अब हम बात कर रहे हैं एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। भाई एवोल्यूशन हुआ है, इसका एविडेंस देने के लिए कोई तो होना चाहिए। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया माइंड में बट इट्स ओके, हम लोग अभी वैसे पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 2 पे आपको एविडेंसेस पढ़ना है। पहले आपको क्या पढ़नी थी, थ्योरी। नंबर 2 पे आपको पढ़ना है एविडेंसेस। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन मतलब क्या प्रूफ है कि एवोल्यूशन हुआ है। इसके लिए अलग अलग समय पर लोगों ने अलग अलग टाइप के एविडेंसेस दिए। नंबर 1 जो है, सबसे पहले कौन सा एविडेंस पढ़े, देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, चलो हम लोग यही वाला पढ़ लेते हैं, फॉसिल। नंबर 1 है फॉसिल। देखो भाई, अलग अलग टाइप के फॉसिल होते हैं। जमीन के नीचे जो है इंसान या किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर चीजें दब जाए, ठीक है, अलग अलग टाइप के फॉसिल होते हैं। मैं बोले इंटैक्ट फॉसिल होता है, बर्फ के अंदर जम जाए, 2000 साल बाद भी हमने वूली मैमथ को ऐसे ही निकाला था। ऐसे ही इंप्रेशन होते हैं कि कोई भी इंप्रेशन फॉसिल क्या होता है कि मान लो इंसेक्ट है, वो पत्थर पे जम जाए, मतलब चिपक जाए, इंसेक्ट मर जाएगा पर वो इंप्रेशन जो छोड़ के जाएगा उसकी शेप देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि जो फॉसिल है वो भाई हमारे जैसा दिख रहा है, हमारे इंसेक्ट की तरह दिख रहा है। तो मतलब अगर हम उस रॉक की एज निकाल लें तो क्या हम उस इंसेक्ट की एज निकाल सकते हैं? जी हाँ, निकाल सकते हैं, टेंटेटिव तो निकाल ही सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग प्रकार के फॉसिल होते हैं। फॉसिल वो डेड रिमेन्स हैं, ठीक है, या ये कह सकते हैं वो रिमेन बॉडी है जो जमीन के नीचे या किसी इंप्रेशन के फॉर्म में हम लोगों को मिल जाती हैं। मोस्ट ऑफ द फॉसिल सेडिमेंट्री रॉक में सबसे अच्छे बनते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा फॉसिल हमें बर्फ में दिखाई देता है। फॉसिल जो होता है उसको निकालने की भाई 2 तरीके होते हैं। एक होती है रिलेटिव फॉसिल की एज निकालना, एक होती है एब्सोल्यूट डेटिंग, एक होती है रिलेटिव डेटिंग। रिलेटिव देखो, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट निकालो। रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि जो फॉसिल जमीन के नीचे बहुत ज्यादा नीचे है वो पुराना है और जो बहुत ऊपर है वो नया है। और उसके बाद एब्सोल्यूट क्या होती है, देखो हम लोग यूरेनियम लेड मेथड कहते हैं। यूरेनियम जो है वो लेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आप समझो, मान लो कि अगर हमें किसी पत्थर में अगर वो फॉसिल मिला तो हम ये देखते हैं कि भाई इसमें लेड कितना है, कितना लेड है। तो अगर लेड ज्यादा है तो वो फॉसिल बहुत पुराना है, अगर लेड कम है तो वो फॉसिल अभी नया नया दबा हुआ है। तो इस तरीके से हम फॉसिल्स को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि भाई किसमें हमारा जो पूर्वज है वो कैसा दिखता रहा होगा। देन विल कंपेयर टू अस, हम अपने से कंपेयर कर लेंगे और पता लगा लेंगे कि भाई सही बात है या नहीं है। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा ही आर्क्योप्टेरिक्स नाम का भी फॉसिल है जिसको हम कनेक्टिंग लिंक के अंदर पढ़ते हैं, जो कि और ये भी एक क्या है बच्चों, ये भी एक क्या है बच्चों, कनेक्टिंग लिंक भी क्या है, एक एविडेंस ही है। कनेक्टिंग लिंक का मतलब होता है कि जब हम 2 फाइलम्स के बीच में कनेक्शन दिखाते हैं, जब एक फाइलम से कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे फाइलम में जाता है तो जो लास्ट वाला ऑर्गेनिज्म होता है वो हमेशा दूसरे फाइलम की कनेक्टिंग लिंक होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास आर्क्योप्टेरिक्स। आर्क्योप्टेरिक्स में बर्ड्स और रेप्टाइल दोनों के कैरेक्टर थे। जैसे कि उसका जो क्लॉ था उसमें स्केल्स थे, जैसे कि उसके पास जो कॉर्डल वर्टिब्री थी वो पंख वाली थी, मतलब जैसे बर्ड्स की रहती है। बीक्स थे पर बीक्स के अंदर दांत थे। जो बोन हॉलो होनी चाहिए बर्ड्स की तरह वो सॉलिड थी। तो इस तरीके से कनेक्टिंग लिंक है आर्क्योप्टेरिक्स जो कि बर्ड्स एंड रेप्टाइल की होती है। हम किसी भी कनेक्टिंग लिंक को देखकर भी पता लगा सकते हैं कि हमारा पूर्वज कौन रहा होगा। ठीक है, ऐसा ही कनेक्टिंग लिंक मैं आपको बताते जाती हूँ फटाफट से। एक चीज होती है एटाविज्म। एटाविज्म क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना। एटाविज्म क्या होता है, कभी कभी हमारे बॉडी में हमारे एंसेस्टर के कैरेक्टर हमें दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि कभी कभी किसी की पूंछ आ जाती है, कभी कभी मेल में ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, और ये जो ईयर पिन्ना है ये मूव करना शुरू हो जाता है। तो कभी कभी हमारे एंसेस्टर के कैरेक्टर भी हमारे अंदर दिखने लग जाते हैं, जो ये बताते हैं कि भगवान ने हमें आशीर्वाद से नहीं भेजा है, हम अपने पूर्वज के ही बच्चे हैं।
ऐसे ही एक और चीज होती है, दैट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे ऑर्गन हैं जो बॉडी में काम नहीं करते बट स्टिल वो प्रेजेंट है, जो ये बताते हैं कि भाई साहब हमारा ओरिजिन किसी और से हुआ है, हम डायरेक्टली भगवान के पास से नहीं आए हैं, ठीक है। जैसे कि ईयर पिन्ना हो गया, जैसे कि वर्मिंग फॉर अपेंडिक्स हो गया, जैसे कि आपके बाल हो गए, इन सब चीजों का बॉडी में कोई काम नहीं होता, पर फिर भी ये है जो ये बताते हैं कि पूर्वजों में काम के रहे होंगे, आपके अंदर आए हैं, मतलब आपका डेवलपमेंट उन्हीं से हुआ है। नेक्स्ट अपन अगर बात करें तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं किसकी, तो फॉसिल हो गया, केनेटिन लिंक हो गया, एटॉमिज्म हो गया, वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया, ठीक है। आइए, वेस्टिजियल ऑर्गन में निटिलेटिंग मेम्ब्रेन हो गया, कॉक्सियल बोन हो गई, आपके ईयर पिन्ना मूवमेंट हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं, वर्मिंग फॉर अपेंडिक्स तो बता ही दिया मैंने। उसके बाद आते हैं भाई किसमें, उसके बाद आते हैं भाई ह्यूमन एंड विंग, ठीक है चलिए। उसके बाद हम आते हैं किसमें, दो और चीज में। अगर आपका, क्या बोल रही हूं मैं, अगर आपका एविडेंस हमें आपकी बॉडी स्ट्रक्चर से मिल रहा है तो वो कैसे होता है, चलिए समझते हैं। जैसे कि पहला है हमारे पास होमोलॉगस ऑर्गन। क्या है बच्चों, उस पहला है हमारे पास होमोलॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन क्या होता है ये समझिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। होमोलॉगस ऑर्गन का मतलब क्या होता है, देखो होमोलॉगस ऑर्गन को हम कैसे याद रखेंगे, एचडी से। कैसे याद रखेंगे बच्चों, एचडी से। समझ में आई बात। होमोलॉगस ऑर्गन मतलब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलॉगस ऑर्गन में क्या होता है ये बात आप समझिए कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है एक्स, ठीक है, फिर वो अलग अलग एनवायरनमेंट में चला गया, ठीक है। कहाँ चला गया, ए एनवायरनमेंट में, बी एनवायरनमेंट में, सी एनवायरनमेंट में और डी एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो वो दूर जा रहा है और अलग अलग टाइप के जो है फंक्शन परफॉर्म करने लग रहा है। फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने लगेगा। तो ओरिजिन क्या है बच्चों, सेम है, पर फंक्शन क्या है, डिफरेंट फंक्शन है। फंक्शन क्या है बच्चों, डिफरेंट फंक्शन है। तो दिस इज कॉल्ड एज होमोलॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन जो है वो शो करते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्ज हो रहा है, बाहर जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ए ऑर्गेनिज्म, बी ऑर्गेनिज्म, सी ऑर्गेनिज्म, डी ऑर्गेनिज्म, वो अगर एक ही जगह पर आकर एक ही प्रकार का फंक्शन परफॉर्म कर ले, मान लो फंक्शन क्या है वाई, फंक्शन क्या है वाई, ठीक है। अब अगर मान लो ए बी सी डी अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, पर अगर वो एक ही जगह पर आकर सेम फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं तो इट इज कॉल्ड एज एनालॉगस ऑर्गन। इसे हम क्या कहते हैं, एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन जो होता है वो क्या शो करता है बच्चों, एनालॉगस ऑर्गन शो करता है भाई क्या, एनालॉगस ऑर्गन शो करता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या शो करता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एचडी और एसी से याद रखिएगा, ठीक है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब भाई साहब आ जाइए, हम लोगों ने देखा कि भाई विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स, सब एक ही काम है भाई। सबका काम क्या है बच्चों, सबका काम है उड़ना, पर ओरिजिन सबका अलग है। तो ये क्या हो गया, ये वाला हो गया एनालॉगस। क्या हो गया, एनालॉगस। ऐसे फ्लिपर्स देखो, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन। फ्लिपर जो है, पेंगुइन क्या है, बर्ड है, डॉल्फिन क्या है, मैमल, पर फिर भी दोनों का काम क्या है, तैरना। आइज ऑफ ऑक्टोपस, आइज ऑफ मैमल, दोनों का काम है देखना, पर फिर भी ओरिजिन अलग अलग है। वैसे ही स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है, रूट का। वैसे ही पोटैटो, ठीक है, वैसे ही पोटैटो, पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का। डन है इतनी बात। आगे बढ़ती हूँ, उसके बाद देखते हैं अपन फोर लिम्ब मॉडिफिकेशन। हम क्या देखते हैं बच्चों, फोर लिम्ब मॉडिफिकेशन, ठीक है। फोर लिम्ब मॉडिफिकेशन देखो तो ये होमोलॉगस का एग्जाम्पल है। सबके फोर लिम्ब में भाई वही हड्डियां होती, पर फिर भी लोग अपने अपने जो है अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे हमारा पकड़ना है, चीता का दौड़ना है, वेल का तैरना है, वैसे ही चमगादड़ का उड़ना है। तो अलग अलग फोर लिम्ब अलग अलग टाइप का फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं, पर ओरिजिन सबका एक ही होता है। ऐसे ही थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया इज द मॉडिफिकेशन, थॉर्न्स एंड टेंड्रिल ये दोनों ही एक्सिलरी बर्ड स्टेम के मॉडिफिकेशन है। एक का काम है प्रोटेक्शन, दूसरे का काम क्या हो गया, सपोर्ट, ठीक है। अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई हो गए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। उसके बाद हम प्रोटीन एंड जीन्स के आधार पर भी एविडेंस निकाल सकते हैं कि अगर हमारा जीन गोरिल्ला से सिमिलर है तो गोरिल्ला हमारा क्या है बच्चों, एंसेस्टर है। उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखो, अर्नेस्ट वॉन हीकल ने बताया कि ऑन्टोजेनी जो होती है वो रिकैपिटुलेट करती है फाइलोजेनी को। बॉडी में हर ऑर्गेनिज्म का जो क्या कहूं मैं एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक है। और फिर उसके बाद में चीजें चेंज होती है। पर इसको रिजेक्ट किसने किया, रिफ्यूज किसने किया, अर्नेस्ट हीकल को रिफ्यूज किसने किया, ये भी क्वेश्चन आता है। अर्नेस्ट हीकल को रिफ्यूज किया वॉन बियर ने बताया कि भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि अगर एम्ब्रियो में है तो हमेशा रहेगा, नहीं, हो सकता है किसी स्टेज में कोई सिमिलरिटी शो कर दे, पर ऐसा होता नहीं कि सब में ऐसा कंपलसरी है कैसा हो, ठीक है। वॉन बियर ने इसे रिफ्यूज किया। उसके बाद आता है भाई इसका एविडेंस कौन आता है भाई, देखो एविडेंस होता है भाई आपका ये वाला विच इज द नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन हमें ये बताता है, देखो अभी हम थ्योरीज में अभी और भी पढ़ेंगे। नेचुरल सिलेक्शन हमें ये बताता है कि भाई नेचर जिसे सिलेक्ट करता है वही नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, ठीक है।
और जिसे नहीं सिलेक्ट करता और जो नेक्स्ट जनरेशन में जाता है वही नई स्पीशीज को प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म इसका एक बहुत बड़ा बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म जो है वो हम शो करते हैं बिस्टन बिटेलवेरियर नाम के मॉथ से, ठीक है। जब बहुत इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुआ तो आपके पूरे पेड़ों पे लाइकेन हुआ करते थे और आपके जो बिस्टन बिटेलेरिया मॉथ्स थे वो व्हाइट कलर के थे, तो कौवे उनको नहीं देख पाते थे तो खा नहीं पाते थे, ठीक है। उसके बाद जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, अब तने काले हो गए, व्हाइट कलर के मॉथ दिखने लगे तो कौवे उनको खाना शुरू कर दिया, ठीक है। गलती से कुछ मॉथ बच गए, उन्होंने अपने आप को चेंज किया, अपने जीन्स के, अपने आप से मतलब क्या होता है, नेचर चेंज करवाती है, रिप्रोडक्शन कर करके जीन चेंज होता ही है। अचानक से कुछ काले मॉथ्स आ गए, अब काले तनों पे काले मॉथ नहीं दिखते थे, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाए और नई स्पीशीज को डेवलप कर पाए। समझ में आई बात? तो हम ये कहते हैं कि भाई अगर वो व्हाइट मॉथ नहीं होता तो कभी काली मॉथ आती क्या? नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ओरिजिन है वो दूसरे से ही हुआ है। उसके बाद आपको मैं एक चीज और बताती हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एडेप्टिव रेडिएशन। मेरी बात को ध्यान से समझना तो सब समझ में आएगा बच्चों। कहाँ है वो? देखो, दैट इज द एडेप्टिव रेडिएशन। कहाँ है यार? मिल ही नहीं रहा है। अब मैं तुमको एक एडेप्टिव रेडिएशन का कंसेप्ट समझाती हूँ। कहाँ गया वो इमेज जो मैंने बनाया था अभी? एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, मेरी बात को कहाँ किया यार? अच्छा, वहां लिख दिया था मैंने, ठीक है। चलो, अब मैं थोड़ा आगे पीछे हो सकता है पर घबराना नहीं, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा और ठीक करूंगी, पर पहला मुझे माफ कर देना, ठीक है। अब देखो एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, ध्यान समझना। जब मैंने ये एडेप्टिव रेडिएशन क्या है बताओ जल्दी से, एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है समझो। अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि कोई ऑर्गेनिज्म एक जगह पे था, अलग अलग जगहों पे मूव किया, अलग अलग जरूरत के हिसाब से उसने क्या किया, नीड डेवलप किया और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हुआ। ऐसे ही मार्सुपियल रेडिएशन है, ठीक है। मार्सुपियल रेडिएशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में चल रही थी। ऐसे ही प्लेसेंटल रेडिएशन भी चल रही थी भाई अफ्रीका में। ये दोनों एक साथ साथ चल रही थी, ठीक है। अब देखो ये एडेप्टिव रेडिएशन किसका एग्जांपल है? होमोलॉगस का है। देखो ये एग्जांपल आपको याद करना है, ठीक है। मार्सुपियल रेडिएशन हुई तो भाई स्लूगर ग्लाइडर बने, मार्सुपियल मोल बने, कोयला बना, बैंडिकूट बना, वोम कैट बना, कंगारू बना, मार्सुपियल रेड बना, बैंडिड एंटीटर बना, ठीक है। आपका टाइगर कैट बना, टैस्मियन वुल्फ बेयर, बैंडिड रैट है वो, ठीक है। अब ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है ये इसका ओरिजिन क्या है? एक, पर अलग अलग जगहों के हिसाब से इन्होंने अलग अलग फंक्शन डेवलप किए, तो दिस इज द होमोलॉगस ऑर्गन। ऐसा ही क्या चल रहा था बच्चों? प्लेसेंटल मैमल में भी चल रहा था, दोनों एक साथ साथ चल रहे थे। तो क्या हुआ बताओ? यहां से हम बना रहे हैं ए से, क्या बना रहे हैं? मान लो हमने मार्सुपियल रेडिएशन ये है, इससे बनाया एक मार्सुपियल, एक बनाया बी, एक बनाया सी, एक बनाया डी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर वाई चल रहा है प्लेसेंटल मैमल, प्लेसेंटल मैमल का रेडिएशन चल रहा है। प्लेसेंटल मैमल यहाँ पे गया ए, यहाँ पर गया बी, यहाँ पर गया सी, यहाँ पर गया डी। तो ऐसा एक पार्ट आएगा कि आपका जो प्लेसेंटल मैमल है वो मार्सुपियल की तरह दिखना शुरू कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज एडेप्टिव कन्वर्जेंस। क्या कहलाता है ये? दिस इज कॉल्ड एज एडेप्टिव कन्वर्जेंट या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इसे भी कह सकते हैं एडेप्टिव कन्वर्जेंस। इसका मतलब ये है कि भाई ये तो प्लेसेंटल है, ये तो प्लेसेंटल मैमल है ना, ये क्या है? प्लेसेंटल है, और ये क्या है? मार्सुपियल है। पर एक समय ऐसा आया कि दोनों, ये क्या है? मार्सुपियल। एक समय ऐसा आया कि एक जोन पे दोनों एक साथ आ गए और दोनों एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करने लगे, तो ये एडेप्टिव कन्वर्जेंस है। ये एडेप्टिव कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया कि नहीं हो गया? तो यही आपको बताना। जैसे प्लेसेंटल मैमल मोल है, मार्सुपियल मोल भी ऐसे है। एंटीटर, ये एंटीटर, माउस, मार्सुपियल माउस, लीमर, स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग स्क्वायरल, फ्लाइंग पैलेंजर, बॉम कैट, टेस्मियन टाइगर कैट, वोल्फ, टेस्मियन वोल्फ, ये क्या शो कर रहे हैं? ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं। ये प्लेसेंटल मैमल है, ये मार्सुपियल एनिमल है, पर एक समय के बाद दोनों एक जैसे फंक्शन परफॉर्म करने लगे, इसका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये भी एविडेंस बताते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो एविडेंस वाला पार्ट जो है आई होप हम कवर कर चुके हैं। आइए अगली बात हम किस में करते हैं? नेक्स्ट इज, ठीक है, अब थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में हम लोग थोड़ी सी और बात करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एविडेंस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरीज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल एविडेंस या थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में हमें डार्विन, ह्यूगो डे वेरिस और लैमार्क के बारे में पढ़ना है। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैमार्क के बारे में। लैमार्क जो है इनकी थ्योरी प्रॉपरली रिजेक्टेड है, ठीक है। लैमार्क ने बताया यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन। जिस ऑर्गन को आप यूज करेंगे वो डेवलप होता जाएगा और जिस ऑर्गन को आप यूज नहीं करेंगे वो एक समय के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा होता तो हमारा हार्ट और आईज आज तक तो खत्म हो गए होते। अब इन्होंने बताया कि जिस ऑर्गन को आप ज्यादा यूज करेंगे वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। ऐसे तो फिर लोहार का बेटा लोहार ही बनना चाहिए। इसको वाइसमैन नाम के साइंटिस्ट ने डिसअप्रूव किया। चूहे की उन्होंने जो है पूंछ काटते गए, 21वें जनरेशन के बाद भी पूंछ नहीं आई,
मतलब पूछ आई, ऐसा नहीं कटी हुई पैदा हुई। इसका मतलब ये कि एक्वायर्ड कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में कभी भी नहीं जाते हैं। समझ में आई बात? डिसअपियर इन द लिम्ब ऑफ स्नेक, ठीक है। अब ये मतलब ये है कि ये कहना है कि उन्होंने पैर का इस्तेमाल नहीं किया तो पैर ही गायब हो गए, तो ऐसा नहीं है बेटा, उनका बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा था, ठीक है। उसके बाद भाई आते हैं क्या हम लोग डार्विन की थ्योरी पर। डार्विन जो है, डार्विन किस पर यात्रा कर रहे थे? गैलापागोस आइलैंड पे। उनके शिप का नाम क्या है? HMS बीगल है। डार्विन के दो कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, दैट इज अ ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। क्या क्या याद रखना है आपको? ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये दो चीजें आप कंठस्थ करके चले जाइए, आपका काम बन जाएगा। ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब क्या होता है? हर ऑर्गेनिज्म जो है उसका कोई पूर्वज है और नीचे आकर वो वैसे ही उनके अकॉर्डिंग ही डेवलप होता है। नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति जिनको सिलेक्ट करेगी वही जीन नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। नेक्स्ट जनरेशन में जाते समय कुछ ना कुछ उसमें चेंज होगा, फिर नेक्स्ट जनरेशन में और चेंज होंगे, फिर और चेंज होंगे, और होते 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 लास्ट में एक नई स्पीशीज बन जाएगी। इनका क्या कहना है कि देखो ऐसा है कि डार्विन का कहना यह है कि इस दुनिया में बहुत भीड़ है, ओवर क्राउडेड है, हम लोग बहुत ज्यादा ही है, पर रिसोर्स तो वो जो क्या है, लिमिटेड है। जो ऑर्गेनिज्म फिट होगा वो रिसोर्स को जल्दी यूटिलाइज करेगा, ठीक है। स्ट्रगल करोगे, ठीक है, उसके बाद जो बेस्ट होगा वो सर्वाइव करेगा, जो बेस्ट होगा जो सर्वाइव करेगा वो नेक्स्ट जनरेशन में अपने जीन्स को देगा। जीन जब जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में, जीन मीन तो बताए नहीं थे, जो फिट होगा वो अपने अंदर वेरिएशन शो करेगा, वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे और वेरिएशन शो करेंगे। इस तरीके से वेरिएशन होते 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 एक समय ऐसा आएगा कि एक नई स्पीशीज का जो है जन्म हो जाएगा। पर कहीं भी डार्विन ने जीन मीन की बात की नहीं, तो उन्होंने बोला भाई नेचर जिसको सिलेक्ट करेगी अपने बॉडी कैरेक्टर वो नेक्स्ट जनरेशन में देगा, उसमें थोड़े से वेरिएशन आएंगे, फिर और बच्चे पैदा करेगा और वेरिएशन आएंगे, वेरिएशन आते 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 पता चला एक नई स्पीशीज का जन्म हो गया। उसके बाद आते हैं ह्यूगो डेवरीज। देखो यार, देखो यहाँ पर ये कहना है कि डार्विन का क्या कहना है कि जो आपका म्यूटेशन है, जो चेंज होता है वो स्लो होता है और हमेशा डायरेक्शन में होता है, ठीक है, और स्लो होगा, चेंज स्लो होगा और डायरेक्शन में होगा। ह्यूगो डेवरीज ये कहते हैं कि चेंज जरूरी नहीं है स्लो है, फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है और डायरेक्शन लेस भी हो सकता है, ठीक है। ह्यूगो डेवरीज ने बताया कि सिंगल स्टेप हो सकता है। इन्होंने बोला कभी भी सिंगल स्टेप नहीं होता डार्विन ने, धीरे धीरे होता है, वेरिएशन धीरे धीरे आते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, लास्ट में जाके नई स्पीशीज जन्म होती है। यहाँ पर हो सकता है कि म्यूटेशन सिंगल स्टेप होता है, लार्ज होता है, म्यूटेशन की वजह से ही स्पीशिएशन आती है। इन्होंने क्या बताया कि ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से नई स्पीशीज आती है, ठीक है। डन हो गया है। आइए आगे बात करते हैं, एविडेंसेस इज डन, ये वाली बात डन हो गई। आओ अब अपन लोगों को जो पढ़ना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है वो, कहाँ है? हार्डी-विनबर्ग लॉ। चलो देखते हैं बच्चों, आओ फटाफट से। चलिए, पर अब जो है डार्विन की चीजें जब अपन लोगों ने पढ़ी तो उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। देखो भाई, कभी भी कोई नई स्पीशीज आती है तो उसके कुछ कारण होते हैं, तो अब हम कारण के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। चलो आओ, तो टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है इसके कारण है जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन। मतलब कुल मिला के जो डार्विन ने बोला कि नई स्पीशीज आती है उसके क्या क्या कारण है, इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एनसीईआरटी लगा रखी है। चलो लेट इट चेक इट आउट। हाँ जी, तो यस, तो टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन देखते हैं हम लोगों ने क्या है। हम लोगों ने पढ़ा कि डार्विन ने बोला कि जो इवोल्यूशन है, जो नई स्पीशीज आने का अराइवल टाइम है वो स्लो है, जबकि ह्यूगो डेवरीज ने बोला ऐसा बिल्कुल नहीं होता, म्यूटेशन बहुत फास्ट होता है, सिंगल स्टेप होता है, जल्दी होता है। सिंगल स्टेप म्यूटेशन के लिए उन्होंने टर्म यूज किया साल्टेशन। अब देखो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हम किसी भी पॉपुलेशन में ये देखना चाहते हैं कि कोई बदलाव आया या नहीं आया, तो उसके लिए एक इक्वेशन होता है विच इज अ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ठीक है। किसी भी पॉपुलेशन में डोमिनेंट होमोजाइगस कितने हैं उससे हम शो कर रहे हैं, मान लो कैपिटल टी कैपिटल से। किसी भी पॉपुलेशन में रेसेसिव होमोजाइगस कितने उससे इससे शो कर रहे हैं, और हेट्रोजाइगस कितने इससे शो कर रहे हैं। इनका रेशियो हमेशा 1 होता है। अगर 1 से कम ज्यादा है मतलब पॉपुलेशन में कोई ना कोई बदलाव हुआ है, ठीक है। हार्डी-विनबर्ग से आपको एग्जाम में इक्वेशन भी देखने के लिए, इक्वेशन तो लिखने के लिए चूज करने के लिए आ सकती है, साथ में इसके सवाल भी आते हैं। समझ में आई बात? तो इसमें ये बोलता है कि एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमेशा किसी भी पॉपुलेशन में स्टेबल होती है। अब हम ये पढ़ेंगे कि एलिलिक फ्रीक्वेंसी बदलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा कांस्टेंट होती है, 1 होती है, क्लियर है। अब देखो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल जो होता है इसके डेविएट होने के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। अब जब डेविएट हो रही है तो क्या
कैसे कैसे डेविएट होगी, ये कारण है। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। देखो जब भी हम बोलते हैं न्यू स्पीशीज या मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन का मतलब है वही कि आपका क्या क्या कारण है कि नई स्पीशीज आई, तो उसी में हम कहते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन व्हिच इज अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कितने टाइप के। देखो जब भी हम ये बोलते हैं कि मीडियम साइज के, मैंने आप लोगों को हर बार एग्जांपल दिया है, किसी हॉस्पिटल में 1 किलो 10 किलो और 5 किलो का बच्चा हो रहा है, ये 3 किलो का बच्चा हो रहा है, तो अगर मीडियम साइज हमेशा आपको मिलता है, मान लो 3 kg का बच्चा हमेशा पैदा हो रहा है, मीन वैल्यू सबसे ज्यादा मिल रही है, तो ये हमेशा पॉपुलेशन सबसे अच्छी होती है। सीधी सी बात है यार, अगर आपके पॉपुलेशन में जो मीन कैरेक्टर मिल रहा है, ना ज्यादा एक्सट्रीम ना बहुत ज्यादा कम, ना बहुत ज्यादा वाला ना बहुत कम वाला, अगर मीन कैरेक्टर आपको किसी पॉपुलेशन में ज्यादा मिलता है तो हम ये कहते हैं कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो है स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन। ठीक है, स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन। स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन में अभी भी किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। पर अगर मान लीजिए आपकी पॉपुलेशन किसी, मान लो कि 10 kg का बच्चा होना शुरू हो जाए, तो मतलब क्या है, कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है, तो आपका जो ग्राफ है वो एक साइड की ओर खिसक रहा है। दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्शनल सिलेक्शन। अगर मान लीजिए 1 kg का बच्चा हुआ और 10 kg का बच्चा हुआ, 5 kg का हो ही नहीं रहा है, तब तो बहुत ही बड़ा कोई कारण हो गया जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। हार्डी-बीनबर्ग प्रिंसिपल क्या बताता है कि पॉपुलेशन का जो साइज है वो स्टेबल होता है। अगर स्टेबल है तो ऐसा ग्राफ, नहीं स्टेबल है, कुछ कारण हो रहा है जिससे बदलाव हो रहा है, तो ये वाले ग्राफ मिलेंगे। फिर मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन जो है उसके अंदर हम लोग ये हार्डी-बीनबर्ग लॉ का वो है। अब देखो मैंने आपको बोला कि कभी भी कोई प्रिंसिपल या कोई भी इक्वेशन बदलती है या पॉपुलेशन में रेशियो बदलता है तो उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो। जीन माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो कि हमारे पास येलो बीटल वाली कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें से येलो बीटल और ग्रीन बीटल, ठीक है, सब मतलब येलो बीटल में कोई रह रहा है, अचानक से कोई काला बीटल येलो बीटल में घुस जाए, तो ये क्या होता है बेटा, जीन माइग्रेट कर रहे हैं एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि येलो बीटल वाली पॉपुलेशन में काली भी घुस गई और उस पॉपुलेशन में काले भी लोग अपनी जगह बना रहे हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट, मान लो बीटल लोग चल रहे हैं, अचानक से हाथी का पांव आ गया, अचानक से हाथी का पांव आ गया, सारे बीटल मर गए, सिर्फ ब्लू बीटल मान लो बच गया, सारे हर कलर का बीटल मर गया, सिर्फ आपका ब्लू बीटल बच गया, तो ब्लू बीटल की पॉपुलेशन आगे बढ़ने लगेंगी। किसी को नहीं पता है कि क्यों हुआ, बस अचानक से हो गया। जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक होती है फाउंडर इफेक्ट और एक होती है बॉटलनेक इफेक्ट। ठीक है, मान लो कि दो पॉपुलेशन है, एक येलो पॉपुलेशन है और एक है ब्लैक पॉपुलेशन। ठीक है, अब येलो बीटल की पॉपुलेशन में येलो बीटल उठा और काली वाली पॉपुलेशन में जाके रहने लगा, तो अब उस काली वाली पॉपुलेशन वाले बीटल की फैमिली में येलो वाला भी आ गया, तो उस फैमिली के लिए येलो वाला जो है वो है फाउंडर स्पीशीज। अचानक से इधर से उधर आपने किन्हीं कारणों की वजह से अगर अचानक से कोई स्पीशीज किसी दूसरी पॉपुलेशन में चली जाए तो वो स्पीशीज की क्या कहलाती है, फाउंडर स्पीशीज कहलाती है। ऐसे एक होता है बॉटलनेक इफेक्ट। बॉटलनेक इफेक्ट हमको क्या कहता है, ठीक है, बॉटलनेक इफेक्ट हमें क्या कहता है बच्चों, मान लो ये बॉटल है, तो बॉटलनेक इफेक्ट हमें ये कहता है कि मान लो कि यहाँ पर हमारे पास येलो कलर के बीटल्स हैं और कौन है, मान लो स्काई ब्लू कलर के बीटल है। अब किन्हीं कारणोंवश येलो कलर का बीटल इस नेक्स्ट पे नहीं आ पाया, सिर्फ कौन मूव कर पाया, ब्लू कलर का, तो नेक्स्ट स्पीशीज जो बनेगी वो क्या बनेगी, ब्लू कलर की बनने लगेगी। तो बॉटलनेक इफेक्ट समझ में आया। या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कुछ प्राकृतिक आपदाएं हो गई होंगी तो ये सारे मर गए होंगे, सिर्फ ब्लू वाला ही पास हो पा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज बॉटलनेक इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट समझ में आया, एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में आप भाग गए, तो जिस पॉपुलेशन में आप गए वहां के लिए आप उसकी फाउंडर स्पीशीज कहलाए। ठीक है, समझ में आई बात। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर दो चीजें आपने पढ़ी, देखो क्या है, तो न्यू एलील्स आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन, दिस इज लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन, इसे कहते हैं जीन माइग्रेशन। ठीक है, ओके, अगर ये मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, ठीक है, ओके, तो ये जीन माइग्रेशन है। पर अगर लक बाय चांस हुआ अचानक से, तो दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसके दो पॉइंट आपको मैंने बताया, फाउंडर एंड बॉटलनेक इफेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीवन। नाउ आगे बात करते हैं ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, हम ये मानते हैं कि 2000 साल पहले, ठीक, 2000 मिलियन ईयर अगो, 1.5 बिलियन, अगर वही बात है, एक ही चीज है, फर्स्ट लाइफ ऑन द अर्थ दिखी हमें। ठीक है, अब ये आपको पढ़ना है। अब देखो भाई, ऐसा है कि अलग अलग पीरियड में कौन कौन से प्लांट आए थे ये आपको पता होना चाहिए है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, आपको बस एक चीज आपको बहुत अच्छे से याद रख लो कि जो क्वाटरनरी पीरियड है ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड पीरियड है, जहां पर एंजियोस्पर्म्स का डेवलपमेंट हुआ। यहीं पर इंसान पैरेलली इंसान भी आए,
ठीक है, तो क्वाटरनरी पीरियड में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? क्वाटरनरी पीरियड में आपको एंजियोस्पर्म्स देखने के लिए मिलते हैं, यही आपका सवाल है। उसके बाद एक और चीज जो आती है वो है जुरासिक। जुरासिक पीरियड में जो डायनासोर्स थे वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है पीरियड ऑफ एम्फीबिया और पीरियड ऑफ फिशेस के बारे में आपको याद रखना है, ये भी चीजें आती हैं, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा देखिएगा। ओके, ये दोनों मैंने बता दिया। देखो जुरासिक पीरियड में आपका प्लांट कौन सा था? लाइकोपोड्स थे, फर्न्स थे, कॉनिफर्स थे और साइकेड्स थे, ठीक है। वैसे ही क्रिटेशियस में कौन था? गिंको और जेनेटिल्स, मतलब जिम्नोस्पर्म्स आ गए थे, और क्वाटरनरी में एंजियोस्पर्म्स आ गए। तो ये भी क्वेश्चन आता है, क्रिटेशियस में क्या आया था बेटा जी? जिम्नोस्पर्म। जुरासिक में क्या आए थे? टेरिडोफाइट्स। उसके बाद आपके इधर वाले में क्या आए थे भाई? देखो इधर आओ, इधर आओ, सीड ऑफ फर्न्स, ये सीड आया था कार्बोनिफेरस में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए हल्की हल्की सी, ठीक है। ये पूरा डिटेल है जो आपको पढ़ना है, और ये मतलब मैं ये कह रही हूं कि इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है कभी कभी बन जाते हैं, जो मेन क्वेश्चन है वो आगे वाले पार्ट से ही बनेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो, अब कहाँ थे अपन ने? हाँ, ये आपको पढ़ना है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। कार्बोनिफेरस में ध्यान से देखो, इधर आओ, इवोल्यूशन जो है ये कैसे हुआ है, ठीक है। देखो टर्टल, लिजार्ड, स्नेक, ठीक है, आपके क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। अगर आप देखो तो क्वाटरनरी पीरियड में आपका ऑलमोस्ट सब कुछ एक्सटिंक्ट हो गया था। अगर आप देखो तो जुरासिक पीरियड में सबसे अधिक जो है आपका, यहाँ देखो जुरासिक पीरियड तक सबसे अधिक आपके वो मिलते हैं डायनासोर्स, ठीक है। आइए इसको पढ़ना है आपको। ओके डन। अब ये आप पढ़ सकते हैं कि भाई आपका रेप्टाइल का साइज कितना था, सबसे बड़ा डायनासोर कितना है, कैसे वो खाता था, कौन शाकाहारी है, कौन मांसाहारी है, ये पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। मैं अभी 30 मिनट्स में आपको इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज करवाने वाली हूँ, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट चीज जो हमें पढ़नी है दैट इज, ठीक है, नेक्स्ट चीज जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है दैट इज, अब आखिरी आ गए हम लोग, हमें पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमंस। चलिए मैं इसको एक बार ना रिवाइज करवाई देती हूँ। देखो एक बार इसको रिवाइज करवा लो। 30 मिनट्स का मतलब ये नहीं कि 30 मिनट्स ही होता, आओ उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो 2000 मिलियन ईयर अगो फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म आई, ठीक है, समझ में आई बात। अब कैसे आई थी? नॉन सेलुलर एग्रीगेट्स की वजह से आई थी, समझ में आई बात। धीरे से ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हुआ, समझ में आई बात। उसके बाद फोटो कैसे इवोल्यूशन हुआ होगा भाई? फोटोसिंथेसिस से हुआ होगा, समझ में आई बात। उसके बाद क्या हुआ? सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म सबसे पहले आए होंगे, फिर कौन आया होगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए होंगे। ओके, बाय द टाइम्स ऑफ 500 मिलियन ईयर अगो इनवर्टिब्रेट्स आए, ठीक है। उसके बाद ये क्या थे? 500 मिलियन ईयर अगो पहले इनवर्टिब्रेट आए और ये बहुत एक्टिव थे। जॉलेस फिशेस जो है ये 350 मिलियन ईयर पहले आई। सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट एग्जिस्टेड कितने साल पहले आए? 320 मिलियन ईयर, यही डेटा आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड द लैंड वर प्लांट्स। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड वर प्लांट्स। पहले प्लांट्स आए, पहले एनिमल नहीं आए, पहले प्लांट्स लैंड में आए। ओके देन दे वर वाइड स्प्रेड ऑन द लैंड व्हेन द एनिमल इन्वेडेड लैंड। सबसे पहले जब लैंड में एनिमल आया उसके पहले प्लांट पूरे तरीके से फैल चुके थे, ठीक है। Fish with stout and strong fins, ठीक है, move on the land, go back to the water, ठीक है। This was about that 350 million year ago. In 1938, the fish caught in the South Africa happened to be a coelacanth, which was thought to be extincted, ठीक है। 1931 में हमको पहले लैंड में एनिमल मिले, फिर वो जाके पानी में मूव कर गए और वो क्या बन गए? मछली बन गए। 1980 में हमें कोलोकैंथ नाम की एक फिश मिली, ठीक है, और जो हम सोचते थे अब हमारे वो एक्सटेंट हो चुकी है। इन्हें हम लोव फिन्स कहते हैं, इवॉल्व्ड इनटू द फर्स्ट एम्फीबियंस। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि फिशेस से क्या होता है, फिशेस से एम्फीबियंस ही आए। कैसे पता चला हम लोगों को? भाई हमको पता चला कि भाई पानी, पहले लोग लैंड से वाटर में गए, फिर वाटर से लैंड में आए, विच इज द एम्फीबियन, ठीक है, जो कि दोनों लैंड और वाटर में रह सकता है। देयर वर नो स्पेसिमेन, अब कोई भी कोलोकैंथ का स्पेसिमेन हमारे पास नहीं है, ठीक। हाउएवर दिस वर एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न डे फ्रॉग्स एंड द सैलिमेंडर। एम्फीबियंस इवॉल्व्ड इनटू द रेप्टाइल्स, दे लैक थिक शेल्ड एग्स। याद रखना एम्फीबियन अपने अंडे पानी में देते हैं क्योंकि उनका एग जो है वो थिक शेल्ड एग नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ये लैंड में आए और उन्होंने लैंड में क्या करना शुरू किया? लैंड में क्या करना शुरू किया? लैंड में भाई अपना एग देना शुरू किया और वो थिक शेल था तो ड्राई नहीं होता था, ठीक है। जितने भी आज मॉडर्न टर्टल टॉर्टाइज मिलते हैं वो सब रेप्टाइल्स के ही बच्चे हैं, ठीक है। इन नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स आर सो रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज डोमिनेटेड ऑन द अर्थ। जाइंट फर्न्स इसी समय पर क्या बन रहे थे? बताओ, समझो। जाइंट फॉर्म्स इसी समय बन रहे थे, वर प्रेजेंट बट दे ऑल फेल इनटू द फॉर्म्स ऑफ कोरल कोल्ड डिपॉजिट स्लोली, ठीक है। सम ऑफ दीज लैंड रेप्टाइल्स वर वेंट बैक इनटू द वाटर टू इवॉल्व फिश लाइक रेप्टाइल्स, ठीक है। उसके बाद कुछ उठे और पानी में चले गए रेप्टाइल्स, जिसकी वजह से कुछ फिश लाइक रेप्टाइल्स भी डेवलप हुए। समझ में आई बात? जैसे कि 200 मिलियन ईयर अगो इक्थियोसोरस
द लैंड रेप्टाइल वर ऑफ कोर्स, ठीक है, जैसे कि जो लैंड वाला फिश लाइक रेप्टाइल बनाया वो कौन था, इक्थियोसोरस, ये भी आ सकता है। द लैंड रेप्टाइल वर ऑफ कोर्स द डायनासोर वर द बिगेस्ट ऑफ देम, टायरानोसोरस जो था ये सबसे बड़ा डायनासोर है, 20 फीट का जो है इसकी हाइट होती है। ओके, लोग इनको देख के डरते हैं, डैगर टाइप के टीथ होते हैं चीरने वाले। 65 मिलियन अगो द डायनासोर डिसअपेयर हो गए अर्थ से। हम नहीं जानते इसका रीजन क्या है। सम सेज क्लाइमेटिक चेंज हुआ, ठीक है, और ये मर गए। ओके, और इसके बाद हम ये मानते हैं कि जितने भी आजकल जितने भी स्मॉल साइज रेप्टाइल एंड छिपकली है ये सारे जो है डायनासोर के ही बच्चे हैं। द फर्स्ट मैमल कौन सा है, श्रीव। ये क्वेश्चन आता है, फर्स्ट मैमल कौन सा है, सबसे बड़ा डायनासोर कौन सा है, कौन सा डायनासोर जो है वो पानी लाइक रेप्टाइल बनाता है, इक्थियोसोरस, ये पता होना चाहिए। द फर्स्ट फॉसिल वर द स्मॉल साइज मैमल वर द विविपेरस, प्रोटेक्टेड देयर यंग वंस, ठीक है, विविपेरस बच्चे देते हैं और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, मदर अपने बच्चों को फीड कराती है। मैमल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और धीरे से रेप्टाइल कम हो गए और मैमल ने पूरा अर्थ हथिया लिया, ठीक है। देयर वर इन द साउथ अमेरिका मैमल्स रिजेंबलिंग हॉर्स, ठीक है, हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट। ड्यू टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होने की वजह से साउथ अमेरिका जो है नॉर्थ अमेरिका से ज्वाइन हो गया और उसके बाद नॉर्थ अमेरिका के भी फौना जो है उस जगह पर आ गए। ड्यू टू द सम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पाउच, इसी तरीके से रेडिएशन होने की वजह से मार्सुपियल रेडिएशन हुई, प्लेसेंटल रेडिएशन हुई, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा नए ऑर्गेनिज्म हमको देखने के लिए मिले, ठीक है। अब देखो बाकी सब बकवास है, आइए अब हम लोगों को जो चीज पढ़नी है वो हम पढ़ेंगे कि भाई किस तरीके से, आपको पता होना चाहिए क्या क्या पॉइंट बोला इसमें मैंने। डायनासोर्स के नाम याद रखिएगा, कितने साइज का था, कब क्या डिसअपेयर हुआ, कब क्या आया, समझ में आ गई बात। आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग व्हिच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस। आइए, कहाँ हो हम, कहाँ हो तुम, प्यार में तेरे, यस 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 यस, आओ चलिए अब आते हैं भैया ह्यूमंस में। ह्यूमंस में हमको सबसे पहला जो है ड्रायोपेथिकस। ड्रायोपेथिकस जो होता है ये 4 पैरों से चलने वाला मानव है, सबसे पुराना मानव यही होता है और एप जैसी मुंडी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है रामापेथिकस। रामापेथिकस जो होता है ओके ये मोर मैन लाइक होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलोपेथिकस, यहां से आपकी क्रेनियल कैपेसिटी शुरू हो जाती है। ऑस्ट्रेलोपेथिकस जो होता है ये मैन लाइक प्राइमेट होता है, सीधा चलता है, ईस्टर्न अफ्रीका से हमको मिला। ये फ्रूट्स खाते थे और स्टोन वेपन्स का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। फिर होते हैं भाई होमो हेबिलिस, इनकी ब्रेन कैपेसिटी है 650 से 800 सीसी। आएगा क्या, ब्रेन कैपेसिटी आएगा। कौन सबसे पहले स्टोन वेपन्स का इस्तेमाल किया, ऑस्ट्रेलोपेथिकस, ठीक है। होमो हेबिलिस जो है ये मीट नहीं खाते थे। होमो इरेक्टस जो है ये 1.5 मिलियन ईयर अगो थे, 900 सीसी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी, मीट ये खाते थे। होमो इरेक्टस जो है ये 2 डिसेंट हुए, मतलब इनके जो बच्चे हैं वो 2 प्रकार का इवोल्यूशन शुरू किया है, 2 प्रकार के मानव इनके बच्चों से बने। पहले निएंडरथैलियंसिस, इनको निएंडरथैल मानव भी कहते हैं, और होमो सेपियंस फॉसिलिस, इनको हम क्रो-मैग्नन भी कहते हैं। सबसे अधिक क्रेनियल कैपेसिटी किस मानव की होती है, क्रो-मैग्नन। आएगा नहीं पर क्रेनियल कैपेसिटी आपको सबकी याद होनी चाहिए। निएंडरथैलियंसिस इसका जो ब्रेन वेट है वो है 1400 सीसी। ये ईस्ट एशिया में रहते थे, मांस खाते थे और अपने जो बच्चे मतलब जो मर जाता था उनकी वैल्यूज थी उनको, ठीक है, एथिक्स थी उनके पास, वो उनको गाड़ देते थे। होमो सेपियंस फॉसिलिस या क्रो-मैग्नन मैन से ही मॉडर्न मैन की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। बस आई होप दिस इज डन, बस इतना ही आपको पढ़ना है। आपकी क्रेनियल कैपेसिटी किसकी किसकी याद करनी है ये मैं आपको बता देती हूँ। होमो ऑस्ट्रेलोपेथिकस की, हेबिलिस की, निएंडरथैलियंसिस की, क्रो-मैग्नन की और मॉडर्न मैन की, बस इतनी याद करनी है। मॉडर्न मैन की कितनी है, 1300 से 1450 होती है वैसे, क्रो-मैग्नन की 1650, सबसे ज्यादा इसी की होती है। निएंडरथैलियंसिस की 1450 या 1400, डन है। सो ये हुआ बच्चों क्या, एक शॉर्ट रिविजन ऑफ द इवोल्यूशन। इस चैप्टर में मैंने आपको हर वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाए जो आते हैं। अब आपको याद क्या क्या करना है, इसमें मैं आपको थोड़ी सी जो है प्रकाश डालना चाहूंगी। आपको याद करना है वेस्टिजियल ऑर्गन के एग्जाम्पल, आपको याद करना है टाइप्स ऑफ फॉसिल, और आपको याद करना है कि गोल्डन पीरियड ऑफ फिशेस, गोल्डन पीरियड ऑफ एम्फीबिया, क्या ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में हल्का हल्का। बाकी मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। मैं अगले ऐसे छोटे छोटे आधे घंटे वाले वीडियो आपको हर चैप्टर के दे दूंगी। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड